हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर जैसे आप लोग जो है वो हमारी डेली लाइफ सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लोग पीएसएक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ मसूद राशिद, एज ही इज़ वेल नोन बाय यू ऑल। सो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर, वाले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट वीक मार्केट की बात करते हैं कि लास्ट वीक जो है वो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में गुजरी। तो नेक्स्ट वीक जैसे कि रोल ओवर वीक है, तो मार्केट क्या करेक्शन ले सकती है? देखें हम जब से मैं आपके चैनल के ऊपर हूं तो मैं लगातार आपको शुरू से वो एक याद आपको दिखाता आ रहा हूँ पिवट्स जो कि हम्म। ट्रेंडिंग पिवट्स होते हैं और जो मौजूदा पिवट्स हैं वो स्टार्स की तरह बने हुए हैं, यानी कि ट्रेंड में नहीं है और मार्केट जो है वो साइडवेज के अंदर है। तो जी। यानी कि ये हुआ कि मार्केट ने एक टॉप लगाया हुआ है हम्म। और एक बॉटम लगाया हुआ है। और टॉप लगाया था उसने 67 पे हम्म। और बॉटम उसने लगाया हुआ है 57 800 पे शायद। हम्म। तो ना वो टॉप तोड़ सक रही है और ना ही आज तक बॉटम टूटा है। हम्म। तो लिहाजा अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब है कि मार्केट उस दिन से लेके आज तक जो है वो साइडवेज गया है। और साइडवेज मार्केट के अंदर देखें सिचुएशन ये होती है, अब हुआ ये होता ही है। देखें, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। हम्म। ये जो इंसानी जेन होता है ना, हम्म। ब्रेन, ये बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, अब मैं आपको कुछ चीजें इसकी जो एक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग मैं समझाता हूँ कि आप देखें कि कभी आपने हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था ना वो एक ट्रेंड था। मतलब जो हम पीछे छोड़ के आए ना, एक ट्रेंड छोड़ के आए। और जहाँ पे होता ये है कि अगर जिन जिन लोगों को ड्राइविंग आती है हम्म। तो उसमें ये होता है कि मसलन आपने जो है एक स्पीड पे जा रहे हैं मोटरवे पे, तो वहां पे पहाड़ियां आ जाती हैं कलर कार की। अगर अगर आप पंजाब वाली साइड पे आप ट्रेवल करें तो, अब मुझे सिंध का मुझे नहीं पता हैदराबाद में वगैरह में क्या आता है, लेकिन है कि पंजाब में अगर हम मोटरवे पे जा रहे हैं, पिंडी भटिया और भेरा और ये, और आगे मोटरवे आ जाता है, तो हम पीछे से तेज चलते हुए आ रहे होते हैं। और जब वहां पे आगे आ जाता है, लिखा हुआ होता है कि स्लो योर स्पीड, वो हमारा जेन अडेप्ट करने में कुछ टाइम लेता है। और हम वहां पे अक्सर वहां पे वो जो घात लगा के बैठे होते हैं पुलिस वाले और वहां पे चालान करते हैं हमारा। हम्म। वहां पे क्योंकि वो जो स्पीड लिखी होती है हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे होते। हम्म। वो क्या होता है कि इसी तरह वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना कि हम एक तेजी में होते हैं, तो हम वो चीज अडेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई ये तेजी खत्म हो गई है, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला आ गया है और यहाँ पे कानून बदल गया। और वो कह रहे हैं कि अब आपने 40 किलोमीटर या 50, कहाँ 120 पे चल रहे हैं, कहाँ 40 किलोमीटर पे चल रहे हैं, तो वो आप अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाते। हम्म। इसी तरह जब आप मोटरवे से उतरते हैं, शहर में आते हैं, तो हम्म। वो 120 से आप उतर के तो सीधा शहर के अंदर आ जाते हैं, तो आप वो काफी देर तक ना उसी धुन में रहते हैं कि मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, तो आप शहर के अंदर भी तेज चलाने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो ये एक इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि भाई आपने अब जो पीछे से जो चलता है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त मार्केट के अंदर। हम पीछे से तेज चलते आ रहे थे और वो दिन में 5-5%, 8-8%, 10-10% के हम गेन्स ले रहे थे रोजाना। हम्म। और उसके अंदर हम सब एंजॉय कर रहे थे। अब जहाँ पे ये टॉप आके लग गया और उसके बाद साइडवेज चली गई, तो अब हम उसी ही तरीके से दोबारा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमें आदत वो पड़ गई हुई है ना। हाँ, बढ़िया, सही। तो वो ये हो रहा है कि अब जो हमने वो कमाया हुआ है ना, ये हम गवा रहे हैं। बार बार हम पोजीशन लेते हैं इस मार्केट के अंदर और बार बार हम लॉस खाते हैं, क्योंकि वो हम जब भी पोजीशन लेते हैं वो कुछ और गिर जाता है, या जैसे ही हम बेचते हैं तो फिर दोबारा चढ़ जाता है। तो वो कोई भी स्टॉक जो है वो कोई ना कोई शेप नहीं ले पा रहा कि आगे क्या करना है। तो हर चीज जो है ना इन वेटिंग चली गई। अब वेटिंग ये है कि भी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, हम्म। इसके पास कोई हनीमून पीरियड नहीं है।
और सीधी सीधी बात है, इसने 4 5 6 महीने में अपने आप को प्रूव करना है। ये जो मार्केट देखें, या अगर अगर मार्केट को इस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट ना होता, या तो ये गिर जाती, डाउन ट्रेंड में चली जाती कि भाई एक गड़बड़ हो गई है, गलत लोग आ गए हैं। अच्छा, अगर मार्केट को इस पर ट्रस्ट होता तो मार्केट छलांगे करती, 67 से ऊपर 75 की तरफ निकल जाती। तो लोग, मार्केट को इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसको टाइम दे के देखना चाह रही है 2 4 5 महीने के, इसने ये कैसा परफॉर्म करती है। अगर तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ चले गए और इन्होंने ऐसी पोजीशन लेनी शुरू कर दी जिससे मार्केट को ये अंदाजा होगा कि भाई हम इकोनॉमिकली हम बिल्कुल अब सही रोड मैप के ऊपर जा रहे हैं और पाकिस्तान यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो अगर अगर हमारी जो शेप है वो उस तरफ को निकल गई कि हमने फर्ज करें हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो ये तो नहीं है कि मैं कराची की तरफ जाना शुरू हो जाऊंगा। तो इस्लामाबाद ही की, तो अगर मार्केट को ये पता चल गया कि मैं वाकई इस्लामाबाद ही की तरफ जा रहा हूँ, तो मार्केट कहेगी कि चलें जी हम ऊपर को चलते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, ये एफबीआर को रिफॉर्म नहीं कर पाते, ये पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ये रेलवे को कुछ नहीं कर सकते, ये स्टील मिल का कुछ नहीं कर सकते, तो मार्केट, आप यकीन जाने, बहुत स्पीड से दोबारा फिर वो 47 की तरफ निकल जाएगी, बहुत स्पीड से जाएगी। क्योंकि जिस दिन मार्केट को ये आइडिया होगा कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट गिरेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ऐसे कोई फंडामेंटल तो है नहीं है। तो ये अभी जो इसको रोका हुआ है, वो देखें इस तरह का रुका हुआ है कि मार्केट को रोका कैसे हुआ है। रोका इस तरह हुआ है कि 15 20 25 वो शेयर्स हैं जो कि हाई डिविडेंड गिविंग, जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, वो उनको इवन करेक्शन भी नहीं लेने दे पा रहे। वो यानी कि उन्होंने टॉप लगाया हुआ है, आप बैंकों में देखें ना, टॉप लगा हुआ है, वहीं पे खड़े हुए हैं तकरीबन। अब यूबीएल ने अगर 200 रुपए पे टॉप लगाया है, तो वो 180 यानी कि जहाँ पे एक्स हुआ है वहां के आसपास ही खड़ा है, 2 4 रुपए प्लस माइनस। मिजान देखें वहीं का वहीं खड़ा है, एक एक दिन में ही, बल्कि वो डिविडेंड भर रहे हैं। सोचे जो एक्स होते हैं, क्योंकि आगे नॉर्मल रूटीन तो होती है कि एक्स होने के बाद स्टॉक करेक्शन में चला जाता है। तो अभी ये जो 20 25 स्टॉक्स है ना, जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है, वो सारे के सारे, और वो जो इंश्योरेंस और जो गोरा है, वो अब देखें कि बैंक्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो बाय कर रहा है, और पावर, ये 3 4 चीजें वो बाय कर रहा है, और बाकी किसी स्टॉक में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिहाजा उस नतीजा क्या निकला है कि वो जो ऑटो में भी मार पड़ रही है, ऑटो पार्ट्स पे भी मार पड़ रही है, और उसके बाद जो केमिकल्स के अंदर भी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी पड़ रही है, मार पड़ रही, सीमेंट्स में मार पड़ रही है, क्योंकि नंबर को इतने अच्छे नहीं आए अभी तक, और वैसे भी वो जो ऑफ सीजन था, बर्फबारी वगैरह हो रही थी, उसकी वजह से इतनी वो नहीं थी। स्टील के अंदर मार पड़ रही है, ठीक है। तो ये तमाम सेक्टर्स के अंदर मार पड़ रही है। और इवन ये जो है आपके जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स बने हुए थे, जहाँ पे ये जहाँ तक मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई सरकर्दा लोग खुद ब खुद मैनुपुलेशन के लिए अफवाहें उड़ाते थे, जिसकी वजह से ओजीडीसी पीपीएल में और पीएसओ में और एसएनजीपी में वो जान के डिविडेंड प्लग इन की खबर लगवा के या लगा के, जिसके पीछे किसी किस्म का कोई सब्सटेंस नहीं था। आपके साथ मेरी काफी देर लगातार ये हम बहस भी इसे ही करते रहे कि भाई इसमें मुझे तो स्पेकुलेशन लगती है कि ये कभी खबर लगाते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी खबर जब जैसे ही लगाते हैं वो 150 पे चला जाता है ओजीडीसी, जैसी खबर उतरती है वो वापस 100 रुपए पे आ जाता है। तो ये 50 रुपए का गेन, इतना हाईली वॉलेटाइल स्टॉक जो कि कभी सोचे वो कितने 2 2 साल तो वो 70 रुपए पे रहा, 70 75 रुपए पे। तो इतनी इसमें क्या क़यामत आई है कि वो पिछले 8 10 महीने में वो 4 दफा 150 और 100, 4 दफा 150 और 100, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये इसके अंदर कोई गेम खेलता है, और इसके अंदर ये खुद ही एक दूसरे को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, एक खबर लगा के उसके बाद वो 150 पे चला जाता है। उसमें फिर बेचारे जो ये मासूम रिटेलर्स होते हैं, ये ऊपर जाके, क्योंकि साथ ही सारे ब्रोकर कहना शुरू कर देते हैं ले 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 ले, आपको, आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं लेते, ठीक है ना। तो वो ये देखें ये कितना ऊपर जा रहा है, ये तो आपको 100 रुपए का डिविडेंड देगा, ये तो आपको 50 रुपए, ये सारा फ्रॉड है, इसने कहाँ डिविडेंड देना है। और आज तक तो हमने कभी देखा नहीं है कि गवर्नमेंट की इक्विटी, ये कोई प्राइवेट इक्विटी है, प्राइवेट स्टॉक है कि वो हमें 100 रुपया, मतलब हफ्तों में देखे ना 20 25 रुपए का डिविडेंड आ जाता है,
निषाद पावर में 15 रुपए का डिविडेंड आ जाता है, मतलब वो प्राइवेट में तो एक सब बात समझ आती है। समझ आती है। गवर्नमेंट कब से आपको अमीर करना शुरू कर देगी? मतलब है कि वो तो खुद बेचारी भूखी है, तो हम्म कभी भूखा आदमी भी किसी को रोटी देगा? हम्म ऐसी क्या चीज है जिसमें आप गवर्नमेंट की एंटिटीज के अंदर पोजीशन लेके, अब पीआईए है, अब आप देखें पीआईए के अंदर इत्तेहाद एयरवेज दुनिया की कितनी बड़ी एयरलाइन है, वो लॉस में है। हम्म उसके बाद जो जेट एयरवेज वो बंद होगी, वो दुनिया की इतनी बड़ी एयरलाइन थी इंडिया से, वो बंद होगी। वर्जिन अटलांटिक वो लॉस में है। हम्म यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, वो लॉस के हम्म अंदर है। तो पीआईए के पास तो जहाज ही 25-30 है। हम्म तो जहां पे 500-500 जहाजों वाली एयरलाइंस लॉस के अंदर है, तो पीआईए ने ऐसा दुनिया में क्या कमाल कर दी कि 5 रुपए से ले उठ के वो 25 रुपए का हो जाए? हम्म ये सब फंसाने के तरीके होते हैं, और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे माल निकालने का तरीका होता है। और उसको हमें इस ट्रैप में कम से कम नहीं आना चाहिए। अगर हम्म आपने फर्ज करें कि ये जुआ खेलना ही खेल रहे हैं, हम्म तो टाइम पे खेल के टाइम पे एंटर हो और टाइम पे निकले, हम्म ना कि आप अपनी रकम फंसा के बैठ जाएं। आपको उसके लिए आपके पास किसी, अगर आपको खुद निकलना नहीं आता और खुद खेलना नहीं आता, तो आप किसी भी हम्म एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ लगें और उसके मदद से ये खेलें। और लेकिन है कि ये जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो टॉप के ऊपर जाके फंस जाना, और उसके बाद फिर कई साल फंसे रहना और अपने आप कहना मैं इन्वेस्टर हो गया हूं, मैं इन्वेस्टर हो गया हूं। तो आपने लिया तो वो कैपिटल गेन के लिए था या ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो उस चीज से अवॉइड करें, और आप किसी बहुत ही सीरियस किस्म का जो हम्म टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो उसके साथ, या फंडामेंटल एनालिस्ट है उसके साथ लग के उसके मशवरे से जहाँ पे बेचना है उसको बेचें। आप इस लालच मत कीजिएगा कि भी नहीं है। तो उस पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं खुद जो तुम जहाँ तक मेरी जात है, मैं तो ब्रोकर नहीं हूँ, और ना मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, हम्म तो ना ही मैं कोई गुरु हूँ। ठीक हम्म है ना? इन तीनों में से कोई चीज नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद मैं अपने आप को टेक्निकल एक्सपर्ट मशहूर कर रहा हूँ, तो मुझे तो टेक्निकल का अल्फ बे भी नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जिसने टेक्निकल सीखना है वो शर्जील से सीखे, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम्म तो मैं क्या हूं? मैं तो एक बिजनेसमैन हूं। मैंने हर चीज में एक जुगाड़ निकाली हुई है कि पीएसएक्स में से पैसा कैसे कमाना है। ठीक है ना? मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये एक मेरी हॉबी है, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यानी कि अब फर्क क्या है? आप लोग जितने लोगों का भी इंटरव्यू करती हैं, वो कोई इन्वेस्टर तो नहीं है ना। नहीं बिल्कुल। वो तो, वो सारे या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है हम्म जो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। मैं तो वो हम्म नहीं समझता, मैं तो ओपनली मानता हूं कि मुझे अलग से बे नहीं आता टेक्निकल का। और उसके अलावा मैं ठीक है, ये मतलब है चूंकि बीइंग अ बिजनेसमैन मेरी 12 आंखें हैं। हम्म उसके अंदर मैं फंडामेंटल्स को भी निगाह में रखता हूँ, पाकिस्तान के फंडामेंटल्स को, वर्ल्ड के फंडामेंटल्स को, न्यूज़ को। फिर उसके बाद उनके ईपीएस डिविडेंड क्या है, ये वो, और उसके अलावा पाकिस्तान में आगे फोरकास्ट क्या आ रही है, उस पाकिस्तान में कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, हम्म इन चीज़ों को सामने रख के, तो अपने एंट्री और एग्जिट के मैंने पॉइंट्स और जुगाड़ निकाले हुए हैं। वो आपके चार्ट शार्ट्स देख के, कोई शरजीत का चार्ट देखा, कोई किसी का देखा, कोई उसका देखा, उसका देखा, मैंने एक अपना एक जुगाड़ निकाल लिया है। हम्म ठीक है ना? कि भाई यहाँ पे मैंने एंटर होना है, यहाँ पे मैंने बाहर निकल जाना है। हम्म अभी मैं सारा वक्त, एक होता है कि मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर एक डायगोनल पोजीशन होती है, डायगोनल ट्रेंड होता है, और एक होता है रेक्टेंगुलर ट्रेंड, जिस तरह आजकल रेक्टेंगुलर ट्रेंड है। तो रेक्टेंगुलर ट्रेंड में बाय सेल अलहदा होता है। 130-40 स्टॉक्स की हमेशा मैं लिस्ट बना के रखता हूँ कि ये भाई ये बाय का एरिया है, ये सेल का एरिया है। तो उसमें से 130-40 में से जो भी मेरे हथे चढ़ गया, जो बाय वाले एरिया में होगा, उसके अंदर मैं पोजीशन ले लूंगा, और मैं देखूंगा कि इसके अंदर ऊपर जाने की कितने परसेंट गुंजाइश है। तो जिसमें 50-60% ऊपर जाने की गुंजाइश होती है, उसमें मैं 20-30%, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मैं 20-25% का प्रॉफिट निकाल के साइड पे आ जाता हूँ। तो ये जहां पे अब ये सब लोग पैसा लूज कर रहे हैं, वहां पे मैं एक ऐसा मेथड निकाल लेता हूं कि मैं पैसा कमाना शुरू कर देता हूँ। सही। अच्छा,
अच्छा, अब ये है कि अगर तो पाकिस्तान में इस किस्म का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म बन गया, जिस तरह ये MQL5 है, जहाँ पे ये देखे जो वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स है ना, उसके अंदर ये है कि इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को ओपन कर देते हैं। बस जिस तरह मैं अगर पोजीशन लूँ, फर्ज करें मैंने 50 लाख रुपए की पोजीशन ली है, 1 करोड़ रुपए की पोजीशन ली, तो वो ओपन हो सारी दुनिया के आगे, हम्म। तो उनको पता हो कि जी डॉक्टर मसूद ने पोजीशन ले ली है। हम्म। लेकिन वो जो उस ग्रुप के अंदर आने के लिए वो पैसे देते हैं, मतलब है कि वो ताकि जिसने मेरी ट्रेड को कॉपी करना है, फर्ज हम्म। करें, और उन्हें पता हो कि भाई इसने खुद पोजीशन ली हुई है। जब मैंने खुद पोजीशन ली हुई है तो जिसने मुझे फॉलो करना है वो भी तो पोजीशन लेना चाहेगा ना, कि हम्म। भाई मैं ले लूं, और अगर ये मुनाफा कमा रहा है तो मैं भी मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन उसके लिए वो फीस डॉलरों में है, वो $5,000 $10,000 फीस देते हैं और वो अकाउंट कॉपी करते हैं। हम्म। तो मैं तो ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म का सिलसिला हो जाए, ताकि मैं अपने अकाउंट्स को ओपन कर दूं, ताकि मैं जो भी पोजीशन लूं सारे पाकिस्तान को पता हो कि मैंने ये पोजीशन ली है। हम्म। और अगर मैंने मुनाफा कमाया है तब भी पाकिस्तान को पता हो, अगर मैंने लॉस कमाया है तब भी पाकिस्तान को पता हो, और जिसने मेरे अकाउंट्स को कॉपी करना है वो हम्म। पैसे दे। सही। अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कोई सिलसिला है नहीं है। तो लेकिन है कि फर्क सिर्फ कहने का मेरा मकसद ये है कि मेरे में और बाकी लोगों में फर्क ये है कि मैं खुद पोजीशन ले रहा होता हूँ। सो मेरे जो जज्बात और मेरे जो एहसासात और मेरे इमोशंस वो हम्म। उसी तरह अटैच हो रहे होते हैं स्टॉक के साथ जिस तरह किसी भी रिटेलर के होते हैं। ठीक सही। है ना? तो हाँ, ये है कि मैंने उसको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लिया है, शिकस्त खा खा के, हम्म। कि आप एक रोबोटिक एटीट्यूड में आ जाते हैं कि भाई लॉस हो गया तब भी कोई बात नहीं। क्योंकि सबसे पहला मैं हमेशा लोगों को बताया करता हूँ कि आपने हम्म। जो पोजीशन लेते वक्त, मसलन आज कल मैंने 5 लाख रुपए की पोजीशन लेनी है, तो हम्म। मैं सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि इसमें 5 लाख के बदले 10,000 रुपए का लॉस होगा तो मैं बाहर। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो मुझे पता ही नहीं है, प्रॉफिट तो मैं राइड करूंगा। हम्म। लेकिन जो मैंने पोजीशन लेनी है, लॉस मुझे आज पता होना चाहिए कि मैंने 10,000 रुपया 15,000 रुपया लॉस खाया, 5 लाख पे मैं बाहर। और सोचें कि वो 5 लाख है, तो अगर मैं 5 दफा भी पोजीशन लूंगा तो 50,000 रुपये का लॉस होगा ना। हम्म। तो 5 लाख का 50,000 कितना बनता है? 2-3%। तो नहीं पता बिल्कुल। हाँ, तो उतने का लॉस खा के मैं बाहर आ जाऊंगा, फर्ज करें। और इतना अगर बदकिस्मत हो तो मुझे कोई और काम करना चाहिए कि मैं 5 दफा पोजीशन लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो मैं लॉस पे लॉस खाई जा रहा हूँ। हम्म। इतना बदकिस्मत तो कोई नहीं होता। अगर आप सही टाइम पे सही बाइंग एरिया के ऊपर पोजीशन लेते हैं तो 5 दफा स्टॉप आउट नहीं आप हो सकते। आप 5 में से 2 दफा छक्का मारे ही मारे, 3 दफा आपको लॉस होगा, 2 दफा प्रॉफिट में चले जाएंगे। और जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 2%, मतलब 1% लॉस है और हम्म। 2% प्रॉफिट है, तो आप हमेशा ही फायदे में रहेंगे। चाहे आप 10 में से 5 दफा हाँ। स्टॉप लॉस आपका हो जाए हिट, हम्म। तो आप 5 दफा अगर फायदे में हैं तो आपने तो टिका के पैसा कमा लिया। तो हम्म। ये मैं हमेशा समझाता हूँ लोगों को कि भाई मार्केट। और मुझे कोई पूछता है कि मैं कहता हूँ अच्छा यार, पाकिस्तान फर्ज करो बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं होता, मैं बोरिया बिस्तरा उठाऊंगा दुबई चला जाऊंगा, दुबई जाके मैं अपना ट्रेडिंग ऑफिस बना लूंगा, खूबसूरत सा ट्रेडिंग ऑफिस बनाऊंगा, हम्म। और वहां पे बैठ के कमाऊंगा, लेकिन PSX में। हम्म। जो कमाई PSX में है वो हम्म। दुनिया की किसी स्टॉक मार्केट में, सही सही बात है। जितने परसेंट आप यहाँ पे 100%, 200%, 300%, ये किसी करेंसी में किसी गोल्ड में ऐसे है ही नहीं है। यहाँ पे तो बार बार आपका 400, 300, 200, 100, तो हर 2-3 महीने बाद किसी ना किसी स्टॉक में आ जाता है। हम्म। तो इतनी मौज तो किसी जगह पे नहीं है। बिल्कुल। तो जिसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आता है, मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी को है ही नहीं। और इसी वजह से आप देखें कि हमारे माशाल्लाह जो हमारे जो इतने बड़े बड़े डीलर हैं, ब्रोकर हैं, इतने बड़े बड़े जो बिग फिश हैं, यकील करीम डैडी है, तो हम्म। RF हबीब है, और तारीफ है। JS वाले हैं, मतलब हम्म। इन्होंने थोड़े पैसे बनाए माशाल्लाह से। इनको देखे ना, बहुत। आफ्टर ऑल इसको इसको इनको इसका फन आता है तो इन्होंने बनाया ना। बिल्कुल। और ये को पहले दिन तो वकील करीम डैडी बन नहीं गए थे, बहुत टाइम इन्होंने 20-20 साल 30-30 साल लगाए हैं। पहले दिन RF हबीब थोड़ी बन गए थे, तो इन्होंने तो जिंदगी लगा दी। पूरी जिंदगी तो लगा तब जाके ये इस काबिल बने हैं। तो मतलब है कि लेकिन है कि इनको ये फन आता है, ये हम्म। क्यों नहीं जाके फॉरेन करेंसी के अंदर इस वक्त सारा वक्त ट्राई कर रहे होते हैं? ठीक है। तो हम्म। ये PSX के अंदर क्यों लगे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि PSX में पैसा कमाना आसान भी है,
और दिल जिग थोड़ा सा भी आपका जो आप बिग हार्टेड हैं, आप आपकी टांगे नहीं कांपती लॉस देख के, सही बात। तो आप मतलब है कि आपको पास कमाई के अच्छे खासे तरीके होते हैं। चलो, मैं हम्म। तमीज काफी लंबी बांध ली मैंने। अच्छा सर, अगर नेशनल बैंक की बात करें तो हमने देखा जो है वो इसने लास्ट वीक जो है ना बहुत ज्यादा ही आउट परफॉर्म किया। तो जी। क्या वजह है इसकी, क्या व्यू है आपका? अच्छा, इसमें इस तरह था कि देखें, ये तो कितने ये एक जमाने में देखें, मैं आपको मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मेरे वालिद साहब का बड़ा पसंदीदा शेर था, क्योंकि अच्छा। मेरे वालिद साहब बैंकर थे। तो हम्म। वो मैंने आपको आगे भी बताया कि वो यूबीएल में थे और ही वाज ऑन अ वेरी हाई पोजीशन। हम्म। तो वो जो है वो दो बैंकों में बड़े इंटरेस्टेड होते थे, एक एबीएल में अच्छा। और एक नेशनल बैंक में। और एक उनका फेवरेट अस्करी कमर्शियल भी था, खैर। अच्छा। तो वो उसमें नेशनल बैंक उस जमाने में मेरे ख्याल है 260 रुपए का था, अच्छा। या 250 रुपए का था। तो वो कहते थे, और उस जमाने में शायद ये डिविडेंड भी बहुत, मैं तो छोटा था, तो हम्म। डिविडेंड जो है ना वो देता था, कहते थे ये बहुत डिविडेंड देता है। और फिर ये गिरना शुरू हुआ जब से इसका वो जो मुकदमा चला गया हम्म। पेंशनर्स का, उसमें मेरे वालिद साहब खुद भी शामिल थे उस मुकदमे में। आपको मजे की बात बताओ, उस मुकदमे में मेरे वालिद साहब भी मुद्दई हैं, मतलब वो भी पेंशनर थे, कि वैसे मैंने भी पेंशन दो। तो वो तो बेचारे अब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको तो पेंशन नहीं मिली। लेकिन वो फैसला, आप सोचिए, 10-15 साल से ये काम चल रहा था, और ये फैसला अब आके हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और ये इसके साथ बेतहाशा लोगों की उम्मीदें लगी हुई थी, जो कि एक्स बैंकर्स हैं, जो कि बेचारे रिटायर हो गए हुए, तो जिनको ये पेंशन नहीं मिल पा रही थी। और बल्कि जो ये यूबीएल वगैरह है, वहां पे तो ये गम ये जो जिन लोगों ने ये यूबीएल एमसीबी वगैरह खरीदे, तो इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई आप लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ये जो बैंक है वो खरीदा है हुकूमत से। तो आप अब हुकूमत की लाइबिलिटी आप उनको जाके पकड़ें कि आपको पेंशन दें, हमारा हमने दिया तो अब बैंक प्राइवेट हो गया है, अब तो जो हमारे मुलाजम जो रिटायर होंगे ना, हम उनको पेंशन देंगे, या हम उनके साथ नया मुआहदा करेंगे। तो ये सारे के सारे ये फैक्ट्रीज कहलाते थे उस जमाने में, और ये सारे के सारे ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन जो हमारे इंसाफ का माशाल्लाह से, अदल का जो माशाल्लाह से स्पीड है, 150 में से मैं हाल 140वें नंबर पे है दुनिया में। तो उन्होंने 15-20 साल आप सोचें कि ये, जो मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, कि हुकूमत भी और बैंक भी ये इंतजार कर रहे थे कि इनमें से बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएं, क्योंकि ये तो पहले ही 60 से ऊपर थे। तो उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि इनमें से कई हजार कई लाख लोग मर मुर जाएं, तो जितनी लाइबिलिटी कम होती जाएगी तो फिर हम फैसला करेंगे, ताकि हम पे बोझ कम से कम हो। ये इसकी मेरिट के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इसके अंदर शामिल हो गया ना, मेरे वालिद जब शामिल थे तो मैं भी शामिल ही हो गया ना। तो इसमें क्या हुआ कि इनको ये था कि अब एक तो ये कैलकुलेट करते जा रहे थे डेथ, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये डेथ सर्टिफिकेट इकट्ठे इकट्ठे करते जा रहे थे कि कितने मरते जा रहे हैं, और उसमें से देखते जा रहे थे कि अच्छा ये भी हमारी लाइबिलिटी गई, ये भी गई। और उसके बाद फिर इन्होंने, एक वो टाइम था कि जिसमें नेशनल बैंक इस चक्कर में था कि वो देखें, ये एक स्टेट बैंक के बराबर का बैंक है ना, मतलब एक स्टेट बैंक है, वो तो लिस्टेड नहीं है। ये नेशनल बैंक इक्वल टू स्टेट बैंक, और ये लिस्टेड था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि आपने जब इन्होंने कैलकुलेट किया कि ये कितने पेंशनर्स हैं हमारे, और इसको उन्हें कितने पैसे बनते हैं, तो पता नहीं 96 अरब, तो उस जमाने में तो ये अरबों से कहीं ज्यादा था भाई, वो 100 अरब से भी ज्यादा की रकम थी अगर वो मरते मुरते ना। तो इन्होंने, इनके पास तो वो पैसे ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि अगर ये पेंशनर मुकदमा जीत गए, तो ये तो नेशनल बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब चूंकि आपको वर्स्ट कम वर्स्ट की भी तैयारी रखनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एकदम जो है ना, एक तो ये इसका रेट गिरना शुरू हो गया नेशनल बैंक का, 260 से गिरता गिरता हर वक्त टक 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 नीचे कोई जा रहा था, कभी तो वो वही नहीं। और उसके बाद ये था कि ये 26-27 या पता नहीं 25 रुपए पे या 22 रुपए पे ये रुक गया।
और 2 3 4 5 साल हो गए हैं ये उसी रेट पे ही चलता आ रहा था, 25 26 और रिजल्ट भी आता था, तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे कि ये इसने क्या देना दिलाना है। बाकी तमाम बैंक तो देखे ना, वो आपको डिविडेंड देते हैं, तो इसमें से तो मिलता ही कुछ नहीं था। तो इस वजह से इसमें लोग तो इसको एक बेकार समझते थे और बेकार किस्म का स्टॉक, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो ये जो है ना, ये 20 और 30 रुपए के दरमियान ही फिरता रहता था। तो उसके बाद वो जो इन्होंने रकम मुख्तस की, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो जो डिविडेंड दिया करते थे उन्होंने देना बंद कर दिया, और वो जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा साइड पे करते जा रहे थे, ताकि हम अगर मुकदमा हारें तो हम दिवालिया ना हों और हम इन लोगों को पे कर दें, जो कि इनको पता था कि हमने हारना है। मैंने कहा ना कि ज्यादातर लोगों का मरने का इंतजार किया इन्होंने। तो ये ताकि हम मुकदमा हारें, ताकि हम जब मुकदमा हारेंगे तो हम इन लोगों को पे करेंगे, और हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम इनको इजीली पे करें और हम डिफॉल्ट ना करें। तो ये थी इसकी स्कीम, और अब आके वो मुकदमा हार गए, और अब इन्होंने उसको, लेकिन है कि ये अगर इनके पास पैसे ना होते तो ये तो मुसीबत ही पड़ जानी थी। तो इनके पास चूंकि वो पैसे हैं, ये पे कर देंगे। तो अब ये इस वक्त जो इसको आग लग गई नेशनल बैंक को, इसको पर लग गए हैं, वो चूंकि फॉरवर्ड लुकिंग है ना, तो इनको ये पता है कि अब ये मुकदमा जब, अब ये पैसे तो देने पड़ जाएंगे, और वो दे देंगे, और इनके पास पैसे हैं। लेकिन वो क्या है कि आगे से जो इनकी कमाई होगी उसमें से डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब किसी बैंक में इतनी कमाई नहीं है, मसलन जो छोटे बैंक है ना, ये 25 30 रुपए, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ क्या है वो जरा, और नाम शाम ले लें, संबा बैंक तो फलां बैंक तो सिल्क बैंक, इनकी ये उनके बराबर का बैंक थोड़ी है, ये तो स्टेट बैंक के बराबर का बैंक है। तो बैंकों में तो ये एमसीबी यूबीएल से भी बड़ा है, बड़ा। सरकारी बैंक है ना, इसके पास तो फंड्स की इंतहा नहीं है। तो इसकी जो कमाई है, अब सोचें, वो तो इन सब बैंकों से ज्यादा है। एक बड़ा बैंक है ना, उसमें फौज ने भी पैसे रखने हैं, उसने स्टेट बैंक ने भी पैसे डिपॉजिट करने हैं, उसमें हुकूमतों ने भी पैसे डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट बैंकों में रख ही नहीं सकते पैसे, सबसे ज्यादा पैसे आपको सरकारी बैंक में रखने पड़ते हैं। तो उस सिलसिले में तो उसका फिर प्रॉफिट भी तो उतना ही होगा ना, जब 22% इंटरेस्ट रेट है। तो आप ये सोचें कि कीमत है 30 रुपए, और प्रॉफिट इसका होगा यूबीएल से बराबर। ये हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्पीड पकड़ेगा ऊपर को। अब तो ये अभी पता नहीं कब मिलना शुरू होगा, ये स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि इसने डिविडेंड देना है। तो अगर अब ये 25 30 रुपए के हिसाब से वो वाला डिविडेंड दे, तो पता चले 30 रुपए का स्टॉक है, डिविडेंड आ रहा है 25 रुपए का साल का। ये ऐसे नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। तो इस चक्कर में आप उसको प्राइस इन करने के लिए ना, ये भागा जा रहा है ऊपर को, और ये देखे ना 1.5 1.5 2 2 लाख पे कैप हो रहा है। तो क्योंकि ये लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि लेकिन जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने वो 25 26 रुपए का खरीद लिया हुआ। अब इसका ये है कि जो पिछली बार इसने हाई लगाया था ना 30 35 रुपए का भी, 1 2 महीने पहले, उस वक्त भी यही एकदम अफवाह उड़ी थी कि मुकदमा हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, और फैसला हो गया। तो वो फैसला उस वक्त नहीं हुआ था, फैसला अब 2 महीने बाद हुआ है। तो अब आके फिर अभी उसने वो वाला हाई क्रॉस करना है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये उसको हाई को तोड़ देगा, पिछले हाई जो था 30 35 रुपए 40 रुपए वाला, और ये 100 रुपए से ऊपर निकलेगा, जहां तक मेरा ख्याल है। क्यों? कि अगर इसने वाकई डिविडेंड दिया और इसकी कमाई वही हुई जो कि जिस तरह आप समझे बैंक अल हबीब की है, चले फर्ज करें जी यूबीएल के बराबर ना भी कमाई हो, एमसीबी के बराबर ना, तो बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रोपॉलिटन और इस टाइप के बैंकों से, मिजान बैंक, इस तरह के बैंकों से इसकी कमाई ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें अगर इसने वाकई डिविडेंड देने का फैसला कर लिया और इसका रकम हुई और ये वापस डिविडेंड देने पे आ गया, तो ये इसकी यील्ड बहुत अलग है। और इस वक्त इस आज के रेट पे लोग इसकी यील्ड को जो है ना 50% से ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। 50% की यील्ड सोचें, किसी में और में नहीं है। तो इस वजह से ये इसको आग लगी हुई है। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, देखें। अच्छा चलिए सर, लास्ट टॉपिक हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पाकिस्तान को अक्टूबर तक जो पेमेंट करनी है डॉलर्स में, तकरीबन जो 24 अरब डॉलर जो है आ रहे हैं, तो क्या हमें लग रहा है कि जैसे रुपये में भी प्रेशर रहेगा अक्टूबर तक? और तो आपको क्या लगता है रुपये जो है वो कितना ऊपर जा सकता है? क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि डॉलर जो है वो उन्होंने हिसाब लगाया कि
325 से 350 जो है वो तक उसका रेट हो सकता है। तो इस दौरान आपको क्या लगता है मार्केट में क्या प्रेशर रहेगा और किन स्टॉक्स को जो है बेनिफिट होगा ये डॉलर के रेट बढ़ने से और किन स्टॉक्स को जो है वो नुकसान होगा? देखें, जो आपने सिनेरियो खींचा और अगर ये वाकई ऐसे ही निकला हम्म। तो फिर आपका क्या हाल है? इंटरेस्ट रेट कम होगा? नहीं, बिल्कुल। बता दें मुझे। बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लेशन तो और ऊपर निकल जाएगी। हम्म। तो पाकिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम हो जाएगी। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया ना कि इस गवर्नमेंट के हम्म। पास हनीमून पीरियड नहीं है। नहीं। आवाम तो बाहर आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इस तरह ना बिजली के बिल हम्म। दे सकते हैं, और फर्ज करें डॉलर इस वक्त 340-50 का हो जाए तो यहाँ पे तो महंगाई की आग लग जाएगी। आग लग जाएगी और बढ़ जाएगी, बिल्कुल। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अभी भी देख लें, इसी वजह से हम पाकिस्तान में इंपोर्ट्स अभी तक अलाउ नहीं है, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट से लाइन में लगना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है कि आपने क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है। तो हम्म। लिहाजा वो ये चीज़, इसको ये लोग तो इसी तरह कोशिश करेंगे कि इसको काबू में रखें। ये पाकिस्तान इस तरह अभी अफोर्ड नहीं कर हम्म। सकता कि ₹350 का एक डॉलर ले जाए 4-5 महीनों में। हम्म। कोशिश तो करेंगे इसको रोकने की। और अगर ये ना रुका तो फिर अब पाकिस्तान में अच्छा खासा मसाइल पैदा हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिस गरीब के 30,000 रुपए वाले बंदा कहाँ से गुजारा करेगा? या देखिए, मैं एक बात दुनिया में हमेशा कहता होता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक आदत पड़ गई है कि कान को आपने ना इधर से यूं पकड़ना उल्टा। हम्म। आपको ये पता है कि आपका जो कांस्टेबल चौक पे खड़ा है उसकी 30-40 हजार रुपया तनख्वाह है ना? बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आप चौक पे देखेंगे तो साइड पे एक छोटी सी सुजुकी गाड़ी खड़ी होती है, वो भी उसी की है। हम्म। वो सुजुकी गाड़ी पे आया होता है आमतौर पे। हम्म। और प्रोवाइडेड के चौक अच्छा है जहां पे कमाई है, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि उसके कोई 2-4 बच्चे हैं, वो दरमियाने से या चलो थोड़े से कम दरमियाने से स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई उसके घर में कोई एयर कूलर शूलर भी लगे हुए हैं, एसी ना भी लगा हो, लेकिन आधे पौने टन का एसी तो लगा ही होता है इन लोगों के घर, हाँ, सही। ठीक है। तो उसका जब हम लाइफ स्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो वो 2-2.5-3 लाख रुपए पे जाके उतरता है। तनख्वाह 30-40-50 हजार है। हम्म। तो वो पैसे पूरे करते ही ना कहीं से, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि वो मेरे और आपसे पैसे पूरे कर रहा था, हुकूमत तो उसको 5-3-4 लाख की तनख्वाह नहीं दे सकती। लेकिन हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है तू कर रख, इसी तरह किए रख। ये पाकिस्तान का अब जो बिजनेस मॉडल है ना पाकिस्तान का, वो ये आ गया है। ये हर सरकारी महकमे पे, हर सरकारी पोस्ट पे ये फिट होती है मिसाल, चाहे वो किसी भी ग्रेड का है। हम्म। जो जितना ऊपर होगा उसके खर्चे भी उतने ज्यादा होंगे ना। जो ऊपर बैठा हुआ है उसका तो खर्चे 20-25 लाख रुपए महीने के होंगे। उसके उसके बच्चे जो हैं वो किसी बाहर जाके अच्छा। पढ़ रहे होंगे किसी हम्म। यूनिवर्सिटी में, और लम्स में पढ़ते होंगे, और उसके वो हम्म। मर्सिडीजें चल रही होंगी, लैंड क्रूजरें चल रही होंगी, तो उसको 15-20-25 लाख रुपए महीना चाहिए हम्म। कमाई के लिए। तब वो जाके वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा होगा। और ये जो कांस्टेबल है जिसको 3-4 लाख रुपए महीना है, तो उसका लाइफस्टाइल इस तरह का है और वो चौक पे खड़ा है। तो जब तक पाकिस्तान, और मसले की बात यह कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास वो पैसे नहीं है कि वो इसकी 3 लाख रुपए तनख्वाह कर दे कांस्टेबल की। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के पास तो वसाइल ही नहीं है। हम्म। तो लिहाजा ये सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए जब आपकी महंगाई और बढ़ जाएगी तो इधर वो मेरे ये इनके रिश्वत के रेट भी बढ़ जाएंगे। हम्म। इन्होंने गुजारा कर रहे हैं ना, तो हम जैसे लोग भी फिर बाहर सड़कों पे आ जाएंगे ना कि बिल्कुल। भाई हम कहां से गुजारा करें, हम कहां से बिल दें। अब मेरे घर का बिजली का बिल पिछले गर्मियों में 4 लाख रुपए से ऊपर आता था बिजली का बिल, जानना। तो हम कहां से देंगे? बिल्कुल। तो मेरा अपना एक बिजनेस है पाकिस्तान में। अभी मैं उसका अभी आजकल भी मेरा यही इसी तरह का झगड़ा चल रहा है कि 2017 में उसका पर मंथ जो रनिंग एक्सपेंडिचर था ना, वो था 27 लाख रुपीस हम्म। महीने का। हर महीने मुझे उस बिजनेस को रन करने के लिए 27 लाख रुपए देना पड़ता था। हम्म। तो और उसके बाद ये वही जो बिजनेस, हर चीज वही, और वो 2022 और 2023 में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 48 लाख है। सेम चीज, हर चीज वही की वही है। अच्छा। तो कहाँ 27, कहाँ 48। 48। हम्म। तो और वो जो आप कह रही हैं तो वो 48 से बढ़ के 62 हो जाएगा। हम्म।
तो तो वो हम तो फिर ये सब कुछ बंद कर देंगे ना कि भाई अच्छा भी इसको बंद करो और पैसे जैसे लपेटो दुबई जाके बैठ जाओ, क्योंकि फिर ऐसी जगह पे जरूर हमने काम करना है जहाँ पे हमें सांस लेने पे मसला पड़ जाए। तो इस तरह ऐसे होगा नहीं, ये कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने की। और अगर इनसे ये कंट्रोल ना हो पाया और ये वाकई ये 350 और 360 वाले चक्कर में चले गए, तो फिर कोई और ही मॉडल, बिजनेस मॉडल, कोई और गवर्नमेंट का मॉडल, कुछ और ही होगा यहाँ पे। ये वाला सिलसिला, ना ये सरकार होगी तो ना ही ये सिलसिला होगा। ये फिर कोई और ही मॉडल, कोई और बिजनेस मॉडल ही पाकिस्तान को अंदर इन्वेंट करना पड़ेगा। इस तरह नहीं है। क्योंकि अदर जब तक देखें आपका, जब तक ये एग्रीकल्चर टैक्स और जब तक रियल एस्टेट, जब तक दुकानदार, जब तक ये सारी चीजों पे टैक्सेशन सिस्टम, जहाँ पे एफबीआर की रिफॉर्म्स और ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये अगर साइड बाय साइड ये 5-6 महीने के अंदर हल ना हुई, और जो, क्योंकि ये जो आप सीन कह रही हैं वो तो फिर उसी सूरत में वो ये सीन तो उसी सूरत ही होगा ना जब इनमें से कुछ नहीं होगा और ये आपको पैसे अरेंज कर रहे हैं। तो फिर तो वो आवाम तो आपके काबू नहीं आएंगे कि हमारे अंदर तो ये सकत ही नहीं है कि हम ये चीजें सह सकें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इनको हम मौज मेला करने देंगे कि तुसी लोग लैंड क्रूजर और मर्सिडीज, तो फिर होता हम मर्सिडीज से उतर के हम मोटरसाइकिलों पे आ जाएं? ये ऐसे दुनिया चलती है भला? हम अपने आप को खुद ही गोली मार लेंगे। सही बात। ये कि भाई इनके लिए हम फिर बैठे हुए हैं कि इनको कहेंगे लो ये लो जी हम आपको देते हैं अपना, आप हम सारा नीलाम कर देते हैं और आप अपनी लैंड क्रूजरों पे फिरें। ऐसे थोड़ी होगा। हम्म। हाँ, फिर तो मेरे जैसा बंदा भी बाहर आ जाएगा कि अच्छा जो गोली मारनी है मार। सही बात। हाँ, तो ऐसे है, ये इतना आसान नहीं है। ये इसको आप, इनका हनीमून पीरियड नहीं है और इनको ये अपने आप को साबित करना पड़ेगा। चलें। ओके सर, थैंक यू सो मच। टाइमिंग रनिंग आउट। काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा आपका सेशन एंड होप सो नेक्स्ट वीक फिर जो है वो आपको इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।